जब हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो देन हम उससे रिलेटेड बीमारियों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है और जब वो मशीन जो होते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अपने फंक्शंस को चेंज करते हैं या डैमेज हो जाती है, तो उसके बाद कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है पार्किंसन डिजीज। ये वो डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपके ब्रेन के सर्टेन रीजन सेल्स की डेथ हो जाती है और उस डेथ की वजह से जो आपके डोपामिन की प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो आपकी अनकंट्रोलेबल शेकिंग, शिवरिंग और फिर जो है वो आपकी मसल्स की स्टिफनेस जो होती है वो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में और बात करने के अंदर जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके सिम्टम्स में अगर हम देखें तो हमारे जो हाथ होते हैं उनका वो ट्रेमर होना शुरू हो जाता है, शेक करना शुरू कर देते हैं, समझ नहीं आती क्या बात करें या बात पूरी नहीं होती, खुशबू या स्मेल आना बंद हो जाती है, पेट में जो होता है वो गैस या दर्द होना शुरू हो जाती है, मूवमेंट क्योंकि मसल स्टिफ हुए तो मूवमेंट भी जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही। तो क्योंकि मैंने आपको बस पहले टॉपिक्स में जो था वो बताया था कि जो नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल्स होते हैं अगर वो डैमेज हो जाए तो वो अपने आप को हील नहीं करते। तो क्योंकि किसी भी किस्म की हेड इंजरी से, डैमेज होने से या कोई परेशानी लेने से या किसी भी किस्म के ट्रॉमे से अगर आपका ब्रेन का रीजन डैमेज हो गया तो ये बीमारी जो है वो क्रिएट हो जाएगी और ये मोस्टली 50 से 60 साल की उम्र के अराउंड होती है। और अक्सर आपने अपने बूढ़े नाना नानी या दादा दादी को देखा होगा कि उनके हाथ जो होते हैं वो कांपना शुरू हो जाते हैं। तो उर्दू में हम इस बीमारी को रशे की बीमारी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। अब इस बीमारी के अंदर क्योंकि डोपामिन की प्रोडक्शन कम हो गई है तो हम लोग ऐसा अमीनो एसिड देंगे जिसका नाम है एल-डोपा। एल-डोपा जो है ये बेसिकली आपके जो है वो डेली ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो इससे जो है ये सिम्टम्स जो है वो किसी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन क्योर नहीं होंगे। देन हमारे पास एक और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है जो भी जो है वो डोपामिन की प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डोपामिन होगा उतने कम इस बीमारी के सिम्टम्स होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी बेसिकली जो होता है ये कन्वर्शनल नर्व डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है वह अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शेकिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और वो जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि उसे अपने आसपास के हालात जो होते हैं उनको नहीं पता चल रहा होता। एपिलेप्सी की बीमारी को हम लोग उर्दू में मिर्गी का दौरा कहते हैं और ये मोस्टली जो होता है ये उस कंडीशन में होता है जब आपका ब्रेन जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लिमिट से ज़्यादा होना शुरू हो जाए। सो दैट्स वाई उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं और वो जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इस बीमारी को मोस्टली जो होता है वो 30 ईयर्स से पहले इस बीमारी का पता चल जाता है। जब कोई बेबी जो है वो बॉर्न होते हुए उसे ऑक्सीजन कम मिली है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हुआ है, कोई बेबी या कोई शख्स जो है वो गिर गया है या उसके ब्रेन को डैमेज हुआ है किसी भी किस्म की, तो उसके अंदर जो होता है ये मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी के जो चांसेस होते हैं वो इन्हांस हो जाते हैं। इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोसिफेनोग्राफी है। इलेक्ट्रोसिफेनोग्राफी बेसिकली आपके मॉनिटर करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का। तो उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की एबनॉर्मेलिटी जो है वो डिटेक्ट होती है इलेक्ट्रोसिफेनोग्राफी से और ये चीज़ जो है ये शो करती है कि पेशेंट के अंदर जो है वो रीज़न जो है बीमारी का वो मिर्गी है, एपिलेप्सी है या कोई और डिजीज़ है। उसके बाद अगर हमने पेशेंट को जो है वो क्योर करना हो तो हम जो है वो एंटी कन्वर्जन ड्रग्स देते हैं। एंटी कन्वर्जन ड्रग्स का मतलब यह है कि उनको जो है वो इस तरह के दौरे जो है वो कम हो जाएँ। फिर एपिलेप्सी की जो बीमारी होती है वो इन्हांस होती है बाय द यूजिंग ऑफ अल्कोहल। तो जिन लोगों को एपिलेप्सी की डिजीज़ होती है उनको जो है वो अल्कोहल बिल्कुल भी लेनी नहीं चाहिए। आखिर में हम बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज़ की। अल्जाइमर डिजीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल डिजीज़ है क्योंकि इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो अपनी मेमोरी को आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू कर देता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप को भी भूल जाता है और अपने प्यारों के चेहरे भी पहचानने से इनकार कर देता है। इसके अंदर सबसे पहले जो होता है उनको क्योंकि कुछ मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उनके जो होते हैं वो मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं। उनको क्योंकि मेमोरी या इन्फॉर्मेशन ख़त्म होना शुरू होती है उनकी बॉडी से, तो उनको जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में या चीज़ों को समझने में परेशानी होती है। फिर क्योंकि उनको चीज़ों का या आसपास के हालात की जो मेमोरी उनके ब्रेन में स्टोर थी वो ख़त्म हो रही है, दैट्स वाई उनको समझ नहीं आती कि वो किस जगह जा रहे हैं या टाइम का जो है वो अंदाज़ा नहीं रहता और आखिर में उनको बोलने में भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो जाती है। अल्जाइमर की डिज़ीज़ बेसिकली जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये बूढ़े लोगों में जो होता है ये जेनेटिक जो डिज़ीज़ है या जेनेटिक्स जो है ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा कॉमनली नज़र आना शुरू हो जाती है। और फिर इसे ये भी कहा जाता है कि जब एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से भी जो है वो आपके अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो होना शुरू हो जाती है। अब हम आखिर में बात करते हैं इफेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन द बॉडी। निकोटीन बेसिकली आपके जो है वो टोबैको लीव्स के अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जो आपकी बॉडी के फंक्शंस को इन्हांस कर देता है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि निकोटीन जो होता है वो स्टिमुलेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स के 2 तरीक़ों के इफ़ेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि 2 तरीक़ों के इफ़ेक्ट हैं। एक होते हैं जो कि ब्रेन के फंक्शंस या बॉडी फंक्शंस को इन्हेंस करते हैं, उनको हम लोग स्टिमुलेंट कहते हैं। कुछ होते हैं जो कि बॉडी फंक्शंस को डिक्रीज़ कर देते हैं, उनको हम लोग डिप्रेसेंट कहते हैं। जैसे अल्कोहल जो होता है वो इंसान को बेहोश या मदहोश कर देता है, जो उसकी बॉडी फंक्शंस को डिक्रीज़ कर देता है, दैट्स वाई हम कहेंगे कि अल्कोहल डिप्रेसेंट है। जबकि जो निकोटीन होती है वो आपकी बॉडी फंक्शंस को स्पीडी कर देती है, तेज़ कर देती है, सो दैट्स वाई हम कहते हैं ये स्टिमुलेंट है। सो अब ये जो स्टिमुलेंट खाने से, क्योंकि ये आपकी चीज़ों को, बॉडी फंक्शंस को तेज़ करिए, तो आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो है वो इन्हेंस हो जाएंगी, आप तेज़ी से काम करना शुरू करेंगे, आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाएगा और आपकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो निकोटीन का जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो होता है वो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ेस और जो होता है वो मसल फटीग वगैरह की जो बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इस तरह से जो होता है वो हम लोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ेस होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इनके सिम्टम्स और इफ़ेक्ट जो होता है वो कॉज कर रही होती हैं। थैंक यू।